स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विस वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे और चीज़ें ठीक उसी प्रकार चल रही होगी बेटा जिस तरह चलनी चाहिए। सेशन को शुरू करने के पहले दो बातें बहुत ध्यान से आपको बताना चाहूँगा। एक तो मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो मुझे कोऑपरेट करना, लेकिन मैं पूरा चैलेंज करता हूँ, पूरी मजबूती के साथ एक एक कंसेप्ट को तुमको सिखाऊंगा। और इस सेशन को देखने के बाद जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ से कराए जा रहे हैं, वो सभी आपको 100% आ जाएंगे, बशर्ते आपको कॉपी और कलम लेकर बैठना होगा। प्यारे बच्चों, आईयूपैक नोमेनक्लेचर इज ओनली वन टॉपिक जो किसी भी बोर्ड में फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अब आईयूपीएससी की नाम मैं जब भी लेता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो आप कहते हो कि सर ये क्लास 10th में भी मैंने पढ़ा कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में। कुछ बच्चे सोचते होंगे ये जो क्लास 11th में ऑर्गेनिक में पढ़ा वो वाला होगा, और कुछ जो पहले ऑर्गेनिक पढ़ लिए होंगे क्लास 12th में वो सोचते हैं ये भी ऑर्गेनिक वाला होगा, हेलोल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनाल, ईथर वाला। लेकिन प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक अलग टाइप का नोमेनक्लेचर है। आइए आज सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं भाई ये कैसे डिफरेंट है ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर से। तो चलिए पूरी मजबूती के साथ हौसलों की उड़ान को मजबूत करके और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन से बने रहिएगा। टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो बेटा, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के प्रोस्पेक्टस, तो बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। और मुझे लगता है कि जिन बच्चों को कंपाउंड पहचानना नहीं आएगा वो कभी भी नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को कंपाउंड पहचानना आ गया वो नोमेनक्लेचर चुटकी बजा के करेंगे, ये मेरी गारंटी है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं जब तक समझाता नहीं हूँ तब तक तुमको छोड़ता नहीं हूँ, और यही वजह है कि बच्चे गूगल केमिस्ट्री पे एक ट्रस्ट बना के रखते हैं। चलिए भाई, तो जो सबसे पहला टाइप है वो है भैया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अभी बताऊंगा कि कैसे तुम पहचानोगे। और जो दूसरा टाइप होगा वो होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा बेटा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो तीसरा होगा वो स्वाभाविक सी बात है कि कैटायनिक ही होगा, क्योंकि एनायनिक और न्यूट्रल की बात कर ली तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ही होगा। अब प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको ज़रूर समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम पहचानेंगे ये कॉम्प्लेक्सेस एनायनिक हैं कि ये न्यूट्रल्स हैं कि ये कैटायनिक्स हैं। और जो बच्चा ये समझने में सफल हो गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस बच्चे को इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। चलिए अब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो तुमको थोड़ा सा मैं समझाऊँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया K4FeCN6, मैंने ये एक प्यारा सा एग्जांपल लिया। और K4FeCN6 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, इसके अंदर अगर निगेटिव आ रहा है तो ये एनायनिक होगा, और इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये कैटायनिक होगा, और अगर इस स्फेयर के अंदर 0 आ रहा है तो ये न्यूट्रल होगा। अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस स्फेयर के बाहर अगर हम देखें तो ये पोटेशियम जो कि पॉजिटिव होता है, तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए ये मान लेना है आपको कि ये नेगेटिव होगा। और स्वाभाविक तौर पे अगर आप इस बात को डिटेल में देखेंगे तो भी ये निगेटिव ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4+ ले रहा है, ये +2 ले रहा है, ये -6, तो काउंटर बैलेंस अगर करेंगे आप तो ये -4 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को अगर आप पहचान लोगे तो निश्चित रूप से उसके नोमेनक्लेचर मैं आपको 2 मिनट के अंदर सिखा दूँगा। अब लिगेंड्स पे आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना लिगेंड्स के नाम, बिना उसके नोमेनक्लेचर को जाने आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम आपको अब ट्रिक भी देंगे, पहले तो हम डिटेल में समझा रहे हैं। ट्रिक ये है बेटा कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर के इस साइड अगर पॉजिटिव है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और आप देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, दैट मीन दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर। इसी तरह अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे पास है Na2, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास है क्रोमियम, और यहाँ पे दे रहा है H2O, ठीक है, का होल 4, और यहाँ पे दे रहा है Cl4, मतलब कुछ भी दे दे भाई, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है
इस पार, तो इट इज़ 100% श्योर डैट कि उस पार हमको निगेटिव मानना ही होगा। और प्यारे बच्चों, ये सब एग्जाम्पल्स हमारे आएंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। एनायनिक का मतलब कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज आए, तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई मेटल स्फीयर के इस पार है तो वो हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। इसी प्रकार आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ जिससे कहीं भी आपको थोड़ी सी भी समस्या ना आए। जैसे हमारे पास है Ca2, कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट वही है बेटा कि कुछ भी हो जाए भाई आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ कोबाल्ट है और यहाँ F6 है। तो भैया अगर कैल्शियम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ये नेगेटिव ही माना जाएगा। तो ये भी एक बेहतर एग्जाम्पल है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत ज़रूर समझने लगे होंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कोई मेटल है तो वो कैटायनिक होगी और उसके अंदर स्फीयर के एनायनिक माना जाएगा, और स्फीयर जिस फॉर्म में होता है वही कॉम्प्लेक्स माना जाता है। यानी कि ये एनायनिक, ये एनायनिक, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। मुझे लगता है कि अब आप पहचानने में निश्चित रूप से कोई गलती नहीं करोगे कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, यानी अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में कुछ भी आपको लिखा मिल जाए, मेटल ही होगा, कुछ भी तो हो नहीं सकता, तो आप समझ जाएंगे कि जनाब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। इसी तरह एक एग्जांपल और दूं, अगर Kt है, Pt है, यहाँ Cl6 है, क्योंकि बेटा यहाँ पॉजिटिव है तो 100% ये निगेटिव माना जाएगा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब कितना ज़्यादा आसान कर दिया जाए ये आप सोचिए, मैंने तो समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझने में बिल्कुल सक्षम हो गए हैं भैया कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की। मुझे लगता है कि आप ये उतार चुके होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों भाई? क्योंकि कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल तीनों में अलग अलग फार्मूले हैं नोमेनक्लेचर के, और उस रूल को फॉलो करना होगा। गूगल केमिस्ट्री लिखाने पे बहुत भरोसा नहीं करता कि मैं एक एक रूल लिखाऊं, बल्कि मैं प्रैक्टिकली उनको प्रैक्टिस कराने पे ज़्यादा बिलीव करता हूं। और यही वजह है कि बच्चे झंडा गाड़ के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से 3 से 4 नंबर निकाल के लाते हैं। 100% श्योर रहता है बेटा, बस मजबूती के साथ आपको पढ़ना होगा। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो हमारे पास है, यहाँ पे है Cu, यहाँ पे है बेटा NH3 का होल 4 और यहाँ दे दिया Cl2, कुछ भी दे दिया। अब समझने वाली बात यह है कि स्फीयर के बाहर निगेटिव चार्ज है, यानी स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा होगा? ये कैटायनिक होगा। मुझे लगता है कि अब चीज़ें आपको बहुत सरल लग रही होंगी और लगनी भी चाहिए। क्लियर है? इसी तरह मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ प्लेटिनम है, यहाँ पे हमारा दे दिया, कुछ भी ले लो भाई, कसम नहीं खा के बैठे हो कि क्या लोगे, रटना नहीं है। यहाँ 6 लिख लो, यहाँ Cl4 लिख लो। अब जनाब आपको सबसे पहले ये देखना है भैया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस पार अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, इस पार निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। इसमें विशेष दिमाग लगाने की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो भैया ये भी हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और जो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखना चाहता है अक्सर वो गलती कर देता है। इसीलिए मेरा क्या मानना है कि आप ज़ीरो से हीरो बनिए। आपकी मजबूत नींव आपके लक्ष्य तक आपको निश्चित रूप से पहुंचाएगी बेटा, और हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चंस ना केवल बोर्ड में आते हैं भाई, यहाँ से प्रश्न आपके नीट में, जेई में, हर जगह आते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह कोई और कंपाउंड ले लें भाई, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम इतना ही लें। हम यहाँ ले लिए Fe, ठीक है, यहाँ पे हम ले लिए भैया क्या, कार्बोनिल, यहाँ पे होल 5, यहाँ पे ले लिए हम SO4। यहाँ पे SO4 पे 2 माइनस होता है। अगर ये नेगेटिव है तो फिर से ये पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब मुझे नहीं लगता कि तुमको ये पहचानने में थोड़ी भी दिक्कत होगी कि सर एनायनिक क्या है, कैटायनिक क्या है। अब बात करते हैं बेटा न्यूट्रल लिगेंड्स की, क्योंकि जब तक पहचानोगे नहीं किसी को तब तक उसके बारे में क्या ही चर्चा कर पाओगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो भैया ये कहते हैं ना इस पार कुछ ना उस पार कुछ, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही है। देखो कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है। आप सभी को मैंने जब लिस्ट बनवाई थी लिगेंड्स की तो वहाँ बताया था कि
कि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 होगी। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है, तो जो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे उनको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अभी मैंने केवल इंडिकेशन दिया कि कैटायनिक क्या है, एनायनिक क्या है, न्यूट्रल क्या है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि एनायनिक का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, कैटायनिक का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, न्यूट्रल का। लेकिन अगर अगले 10 से 20 मिनट तक आप इसी कंसंट्रेशन के साथ इस सेशन को देखते रहे तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में सीधा डाल दूंगा, बस आपको पढ़ने की नीड है, ठीक है। अच्छा, अब एक ट्रिक दे दे रहा हूँ भैया कि आप कैसे पहचानोगे अगर आप बिल्कुल असमर्थ हो समझने में। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर इसके इस पार कोई मेटल है तो 100% ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे एनायनिक। रामबाण तरीका है, स्फीयर के इस पार कोई हो तो एनायनिक है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके इस पार कोई नॉन मेटल हो तो ये कैटायनिक है। और ज़्यादातर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ना इस पार ना उस पार कुछ भी ना हो तो प्यारे बच्चों ये हमारा है न्यूट्रल। जनरलाइज वे में हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं, इस पार कोई है तो एनायनिक, उस पार कोई है तो कैटायनिक, न इस पार कोई हो न उस पार कोई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसे हम न्यूट्रल बोलेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा कि भैया क्या होता है कैटायनिक, क्या होता है एनायनिक और क्या होता है न्यूट्रल। और अब बारी आ रही है नोमेनक्लेचर को सीखने की। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ, क्या कहता हूँ भैया, कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और अब आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने लक्ष्य की तरफ और लगाते हैं हेडिंग भैया IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ, सबसे पहले हम एनायनिक लिगेंड्स का देखेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। चाहे एनायनिक हो, चाहे कैटायनिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, आपको एक बात नोमेनक्लेचर का रूल बता दे रहा हूँ जो कोऑर्डिनेशन में परमानेंट चलता है कि फर्स्ट कैटायन, ये कहते हैं भैया नोमेनक्लेचर में कि फर्स्ट कैटायन देन एनायन। फिर से बोलिए सर, बोलो श्री रामचंद्र की जय। क्या बोला सर ने कि फर्स्ट कैटायन देन एनायन। भैया सबसे पहले हम कैटायन का नोमेनक्लेचर करेंगे और फिर एनायन का। इसका मतलब कि अगर हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं और मैंने कहा कि स्फीयर के अंदर एनायन होगा और यहाँ कोई मेटल होगी, तो ये कैटायन है तो पहले मेटल का नाम लिखेंगे, तब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात करेंगे। ये बात यूनिवर्सल है भैया कि अगर हम फर्स्ट कैटायन देन एनायन के पॉलिसी को फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले हमको कैटायन, मैं यहाँ एकदम स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले कैटायन का नोमेनक्लेचर और तब जाके एनायन का नोमेनक्लेचर। ये IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल है। और यहाँ जितनी बातें छोटी छोटी बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी कॉपी में नोट है तो बोर्ड एग्जाम की इतनी हैसियत नहीं है कि गूगल केमिस्ट्री से पढ़ा बच्चे को ऐसा प्रश्न दे दे कि वो IUPAC नोमेनक्लेचर को ना कर पाए, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो पढ़ाया हूँ वही आया है और इस ट्रस्ट के साथ बच्चे हर साल पढ़ते हैं। तो भैया फर्स्ट कैटायन देन एनायन की हमको बात करनी है, ठीक है बेटा। अब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, यानी यहाँ कोई मेटल है तो पहले मेटल का नोमेनक्लेचर तब स्फीयर का। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है तब तो यहीं से शुरू होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है और एनायनिक यहाँ है तो भैया पहले स्फीयर और तब इसकी बात होगी। यानी बहुत लाजमी सी बात है कि अगर एनायनिक है तो पहले इस पार मेटल का नाम, तब एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर नोमेनक्लेचर। अगर न्यूट्रल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, स्फीयर के अंदर की ही बात करनी है। और अगर प्यारे बच्चों आपको मिल गया ये कैटायनिक तो पहले स्फीयर के अंदर और तब नेगेटिव वाले की बात करनी है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए भैया, क्योंकि मैंने पूरी शिद्दत से एक एक कंसेप्ट को निचोड़ के एकदम सरल करके आपके बीच में रखा है, तो मैं कुछ बेहतर ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल को हम मानते हैं कि ये भैया एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और सबसे फेमस है। नाम है इनका K4FeCN6। K4FeCN6 इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। और 2016 में आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। और आइए आपको सबसे पहले ये पहचानने का तरीका फिर से याद दिलाते हैं कि कैसे ये एनायनिक है। देखिए ये स्फीयर के बाहर पॉजिटिव है तो स्फीयर के अंदर ये नेगेटिव माना जाएगा, यानी कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, ठीक है सर। अब अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए सर कुछ फार्मूला होगा, बिल्कुल। और जो फार्मूला बता दे रहा हूँ, अगर ये फार्मूला आपको याद रहा
तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ बेटा कि कोई भी प्रश्न आ जाए तुम डंके की चोट पे करके आओगे। देखो भैया, सबसे पहले ये क्या कहता है, सबसे पहले तो ये कहता है कि कैटायन का नोमेनक्लेचर। अब स्फीयर के अंदर की बात करता हूँ, ये कहते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, ये कहते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, यानी सबसे पहले हमको ये लिखना होगा कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने लिगेंड हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड लिखने के बाद फिर हमको लिखना होगा नेम ऑफ लिगेंड। क्या लिखना होगा भैया, नेम ऑफ लिगेंड्स, यानी कि जो लिगेंड्स है उनका नाम क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर प्यारे बच्चों हमको लिगेंड्स खत्म हो गया, अब मेटल का नोमेनक्लेचर करना है, तो हम लिखेंगे नेम ऑफ मेटल। क्या लिखेंगे भाई, नेम ऑफ मेटल, लेकिन शर्त ये है कि इंग्लिश में नहीं, लैटिन में, नेम ऑफ मेटल इन लैटिन। अच्छा भाई, यानी लैटिन में हमको मेटल का नाम लिखना है, और लैटिन में कैसे लिखेंगे अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। ऑक्सीडेशन नंबर किस भाषा में लिखना है, रोमन। और ये हमारा ये फार्मूला आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगले 5 से 10 मिनट में आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। नहीं विश्वास तो पूरा सेशन देख कर देखो। सबसे पहले कैटायन का नोमेनक्लेचर कब, जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, ये बात याद रखना है। जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तो सबसे पहले कैटायन का नोमेनक्लेचर, उसके तुरंत बाद नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ मेटल इन लैटिन, और उसके बाद उस मेटल की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमको रोमन में लिखना होगा। और प्यारे बच्चों, आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रैक्टिस अभी पिछले सेशन में करवाया था। तो चलिए भैया, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये नेम ऑफ मेटल इन लैटिन, लैटिन नेम तो नहीं पता सर मेटल का। तो मैं तुरंत के तुरंत तुमको भैया, मैं तुरंत के तुरंत तुमको लैटिन नेम बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। देखो एक लिस्ट दे रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, अगर आयरन है तो आयरन का जो लैटिन नेम होगा वो होगा फेरेट। कॉपर का लैटिन नेम होगा क्यूप्रेट। तुम एकदम मतलब याद करते हुए चलो या लिख लो। कोबाल्ट का लैटिन नेम होगा कोबाल्टेट। क्या होगा, कोबाल्टेट। ठीक है, प्लेटिनम का लैटिन नेम होगा प्लेटिनेट। क्या होगा बेटा, प्लेटिनेट। ठीक है, एयू यानी गोल्ड का लैटिन नेम होगा एयू रेट। क्या होगा, एयू रेट। बड़ा आसान है भाई, बहुत आसान है, और तुम्हारे सिलेबस में जितनी मेटल्स हैं मैं उन सब का जिक्र कर दे रहा हूँ जिससे तुमको कहीं तकलीफ ना हो। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर सिल्वर आ गया तो सिल्वर का लैटिन नेम होगा अर्जेंटेट। अब ये आपको लिखना है, याद करना है, क्योंकि भैया बिना लैटिन नेम लिखे नोमेनक्लेचर पूरा नहीं होगा। कब, अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक होगा तब। ठीक है, इसी तरह प्यारे बच्चों, हमने आयरन लिख लिया, कॉपर लिख लिया, कोबाल्ट लिख लिया, प्लेटिनम लिख दिया, गोल्ड लिख लिया, सिल्वर लिख लिया। इसके अलावा बहुत सारे मेटल हमको मिलते हैं, जैसे मान लो अगर हमको क्रोमियम मिल गया तो इसका नाम होगा क्रोमेट। क्या होगा, क्रोमेट। ठीक है, इसके अलावा देख रहा हूँ भाई कोई और मेटल अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही हो तो उसका भी जिक्र मैं कर दूंगा, है ना। निकिल अगर आ गया तो भैया निकिलेट, है ना। अगर निकिल मिल गया तो इसका नाम क्या होगा, निकिलेट। निकिल, एक मिनट बेटा, इसको फिर से लिख दें। निकिल अगर आ गया तो क्या होगा भैया, निकिलेट, निकिलेट। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर एल्यूमिनियम आ गया तो एल्यूमिनेट। क्या होगा, एल्यूमिनेट। कहने का मतलब है कि लगभग 8 जुड़ जाता है सब में। तो ये हो गया भैया लैटिन नेम। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया लैटिन नेम। और जब भी, यही तो अंतर है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चा कॉम्प्लेक्स नहीं पहचानेगा वो नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएगा। अब पता चला कॉम्प्लेक्स तुम पहचान ही नहीं पाए, कैटायनिक है कि एनायनिक है, कैसा है, और तुम इंग्लिश नेम लिखकर चले आए और 0 नंबर मिल गया। क्योंकि आईपीएससी एक ऐसा टॉपिक है बेटा कि या तो पूरा नंबर मिलेगा या तो 0 नंबर मिलेगा, और ये सबसे आसान तरीका है केमिस्ट्री में नंबर गेन करने का, जहाँ थोड़ा सा लिखने पे आपको बेहतर नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ तक चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप समझे होंगे। एक बार पुरानी स्लाइड पे आते हैं। हमको एक बार फिर से याद करना है कि अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का है तो सबसे पहले कैटायन जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ मेटल इन लैटिन, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। अब रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं इसकी भी बात कर लें भाई। एक को हम सॉरी मिस्टेक हो जा रही है। एक को हम ऐसे लिखते हैं रोमन में,
2 को हम ऐसे लिखते हैं, 3 को हम ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को ऐसे लिखते हैं, 8 को ऐसे लिखते हैं, 9 को ऐसे लिखते हैं और 10 को ऐसे लिखते हैं। ये सारी बात तो आपको बचपन में ही बताई गई होगी। बिल्कुल सर। तो आइए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ PYQs की बात करते हैं। और प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ मेंशन करूँगा उसकी खास बात ये होगी कि या तो वो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे और या आपके ही एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। क्यों ना हम उन्हीं चीज़ों पे काम करें जिससे डायरेक्ट कंजप्शन मिले। तो चलिए भैया अगले पेज पर चलते हैं और एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे फेमस है, शुभ करते हैं भैया। एग्जाम्पल है K4FeCN6 और ये सबसे सिंपल, सबसे ज़्यादा कॉमन कंपाउंड है हमारा कोऑर्डिनेशन का। सबसे पहले तो ये पहचानना है आपको एग्ज़ाम में कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। मैंने पहचान लिया कि सर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पूरा नेगेटिव माना जाएगा। अब आइए रूल लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, बाकी आपकी कॉपी में लिखा होगा। पहले कैटायन का नोमेनक्लेचर। तो भैया आइए सबसे पहले कैटायन। कैटायन कौन है? ये है पोटेशियम। अब एक बात दिमाग खोल के सुन लेना कि पोटेशियम चाहे K1 हो, चाहे K2 हो, चाहे K3 हो, चाहे K4 हो, हर केस में पोटेशियम को पोटेशियम ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। मैंने कहा चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सीधा नाम लिखेंगे पोटेशियम। अब भैया इसका नोमेनक्लेचर करना है, फर्स्ट कैटायन देन एनायन। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब यहाँ पे जब हम इसके नोमेनक्लेचर पे आएंगे तो ये कहते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड। तो कितने लिगेंड्स हैं? ये देखो 6। तो हम लिखेंगे हेक्सा। 6 के लिए क्या लिखते हैं भैया? हम लिखते हैं हेक्सा। फिर से फार्मूला एक बार याद कराता हूँ। ये कहते हैं नंबर ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ मेटल इन लैटिन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेशियम हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड, इसको हम बोलते हैं बेटा साइनो। कुछ जगह साइनाइडो मिलेगा, कुछ जगह साइनेटो मिलेगा, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का नाम वही होता है, साइनो। ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो हमने लिख लिया। अब ये मेटल है, मेटल का नाम लैटिन में लिखना है। आयरन का लैटिन नेम होता है फेर्रेट, आप देख लो। और ऑक्सीडेशन नंबर आइए निकाल लें। देखो भैया इसको मान लो 4, क्योंकि प्लस 1 कप, देखो और तमीज़ से सिखा दें। निकालने का तरीका यही है कि पोटेशियम का होता है +1, क्योंकि 4 पोटेशियम है तो यहाँ 4, और जिसका निकालना है उसे x मान लिए, और ये -1 होता है, 6 से गुणा करेंगे, -6 = 0, यानी x = 6 - 4 आएगा, x = 2 आएगा। ऐसे में रोमन में लिखना है तो फेर्रेट सेकंड लिखेंगे। और ये देखो प्यारे बच्चों कितनी आसानी से हमने आयुपेक नोमेनक्लेचर लिख दिया, हल्की सी भी कठिनाई नहीं हुई। कब? अगर आपको फार्मूला पता है, अगर आपको छोटी छोटी हर बात पता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई। यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। और बेटा दिस इज वेरी सिंपलेस्ट कंपाउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कैटायन, देन एनायन में नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल इन लैटिन एंड ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। तो बेटा बहुत आसान है। कब? अगर आप शिद्दत से मेरी बात सुन रहे हो और कॉपी और कलम लेकर अगर आप बैठे हो, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि कितने भी प्रश्न होंगे भैया मैं सिखा दूंगा, कितने भी प्रश्न आए होंगे तुम्हारे एग्जाम में मैं सिखा दूंगा। चलिए भैया एक काम करते हैं, हाँ इसको हम ले चलते हैं किनारे और कुछ और सिखाते हैं। एक ही में थोड़ी ना पेट भरेगा भाई, हम तो और सिखाएंगे। जैसे 2016 और 2020 में एक क्वेश्चंस पूछा गया है K3, यहाँ पे है K3, यहाँ पे है क्रोमियम, यहाँ पे है C2O4 और यहाँ पे होल ट्वाइज है। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल C2O4 का होल थ्राइज है और ये ब्रैकेट बंद है। देखो सबसे पहले तो लिगेंड्स के नाम और उनके एनायनिक कैटायनिक कितने चार्ज हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये बात मैंने पढ़ाते टाइम ही आपसे बताया था। अगर आपको ये नहीं पता तो प्रैक्टिस करते करते जितने नंबर आप क्वेश्चंस करोगे वो चीज़ें आपको याद होते जाएंगी। मतलब देखो एक ही तरीका है इसको सीखने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और गूगल केमिस्ट्री पे एकदम ऑथेंटिक बात बताई जाएगी, ये नहीं कि आपको बता दें भैया ट्रिक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले इस लिगेंड्स को पहचानो। सर C2O4 क्या है? C2O4 तुम्हारी जानकारी के लिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, बता दे रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं ऑक्सलेटो। और ऑक्सलेटो पे हम अगर आपको याद होगा तो यहाँ दो माइनस होता है, ऑक्सलेटो पे 2 माइनस होता है, ये बाइडेंटेड होता है। ठीक है, क्लियर है।
तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, +3 होता +1 है, गुणा 3 में करोगे +3 आएगा। और जिसका निकालना है उसे x मान लो, प्लस ये होता है -2, इस पे 3 है तो -6 हो गया, = 0। यानी x = ये हो गया 6 - 3, यानी x = +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने निकाल लिया जनाब, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगी यहाँ पे क्रोमियम की, ठीक है। अब फर्स्ट कैटायन देन एनायन, तो कैटायन का नाम क्या है, कैटायन का नाम है पोटेशियम। मैंने कहा चाहे 3 आए चाहे 4 आए, इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बस नाम लिखोगे। तो हमने लिखा भैया पोटेशियम। अब नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राई। और प्यारे बच्चों ऑक्सीलेटो एक बाईडेंटेट लिगेंड है। ऑक्सीलेटो एक कैसा है, बाईडेंटेट लिगेंड है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीलेटो, हम लिखेंगे ऑक्सीलेटो। और उसके बाद नेम ऑफ मेटल इन लैटिन, क्रोमियम के लिए हम लिखते हैं क्रोमेट। क्या लिखते हैं, क्रोमेट। और अब ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में तो 3 है, तो भैया हमने यहाँ बड़े प्यार से लिख दिया 3। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने कराया गया है, मैंने पहले ही कहा ना, ये क्वेश्चन 2016 और 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। बेटा देखिए कितने आसान तरीके से मैंने इसको करवा दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ। देखो सबसे बड़ी चीज़ है लिगेंड को आइडेंटिफाई करना। ऑक्सीलेटो एक बाईडेंटेट लिगेंड है। कैसा है भैया, बाईडेंटेट लिगेंड्स है। जानकारी आपको होनी चाहिए उन छोटी छोटी बातों की, ठीक है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 पर। और मैं सारे के सारे PYQs ही कराऊंगा, लेकिन बेटा अगर आप मेरे साथ इनको सीखोगे, निश्चित रूप से कह रहा हूँ झंडा गाड़ के आओगे। और सिलेबस की अब चिंता मत करना, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो जनाब फ़र्क क्या पड़ता है देखकर कद आसमान का। भाई मैं हूँ आपके साथ, मेरे अंदर ईश्वर की कृपा, आप सबका प्यार है, इतनी पावर है इस मामले में कि मैं 3 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। बोलोगे सर मुझे पढ़ना भी तो पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाता रहूँ और तुम ऐसे मुझे सुनते रहो, 100% चीज़ें तुमको याद हो जाएंगी। तुमको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी भैया, लेकिन बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बने रहना चाहिए। मैं हर संभव कोशिश करूँगा चीज़ें आसान कर दूँ। चलिए एक और नॉमेनक्लेचर लेते हैं। हम सब वही लेंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं। K2NiCN का होल 4। भैया एक प्रश्न है, K2 है, यहाँ पे ले रहे हैं Ni और यहाँ ले रहे हैं Cn और यहाँ ले रहे हैं होल 4। ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर आपको पता ही है, तो हमने लिखा यहाँ क्या, पोटेशियम। हमने यहाँ क्या लिखा, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद भैया मैंने कहा 2 हो 4, देखो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, लेकिन सबका नाम क्या लिखा गया, पोटेशियम, कोई अंतर नहीं। अब नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ लिख दो टेट्रा। अब नेम ऑफ लिगेंड, साइनो के लिए साइनो ही लिखते हैं, या साइनाइडो लिख दो, या साइनेटो लिख दो। निकेल के लिए हम निकिलेट लिखते हैं, अभी अभी आपको बताया पिछले सेशन में। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ +2 और यहाँ -4, तो यहाँ +2 काउंटर बैलेंस करके आएगा, तो निकिलेट सेकेंड। अब भैया ऑक्सीडेशन नंबर का सेशन इससे पहले कराया था, तो आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यारे बच्चों उस सेशन को आप ज़रूर देख कर आइए, जहां पे हमने ये बताया था ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे देखते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। और एक बात बच्चा, अगर तुमको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं ज़रूर एक अपील करूँगा, कमेंट करके या चैट सेक्शन में कभी पॉजिटिविटी ज़रूर लिखना, जिससे बेटा हम लोगों को थोड़ी एनर्जी मिले कि हाँ भाई मैंने जो कोशिश की वो सफल हो रही है। एक इंसान बेटा इसीलिए कोई काम करता है कि वो उसमें सक्सेस हो, और हम लोगों की सारी सक्सेस बेटा आप लोगों के ऊपर डिपेंड होती है। भाई अगर हम पूरी मेहनत से पढ़ाएं और आपका मैसेज आए कि सर नहीं समझ में आया, तो हम मानते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई कमी रही होगी। लेकिन अगर वहीं पे आप लोग लिखते हो सर बहुत अच्छा समझ में आया, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है कि इस बार मैं और बेटर करूँगा। तो सारी चीज़ें बेटा पॉजिटिविटी का खेल है। जैसे मैं कभी आपसे नहीं कहता कि आपसे नहीं होगा बेटा, मैं ऑलवेज एक काम कहता हूँ कि आपसे ही होगा। यू आर ओनली वन पर्सन जो सक्सेस गेट कर सकते हो। भाई और कौन करेगा आपके अलावा, आपके जीवन है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और मैंने पहले ही आपसे वादा किया कि मैं सारे के सारे PYQ, 2017 का एक PYQ है, 2017 का एक PYQ है। अभी हम कॉम्प्लेक्स लिगेंड तक नहीं पहुँचे हैं या कॉम्प्लेक्स लिगेंड का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अभी नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि सर ख़त्म कर दिए और उस टाइप का कराए ही नहीं। अभी ख़त्म नहीं हुआ जनाब, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी तो हमने केवल एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात की, अभी हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें म्यू लगता है वो भी सिखाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप शुरुआत में सीख गए तो भैया आगे बहुत आसान हो जाता है ना, और निश्चित रूप से आप चीज़ों को कर लोगे। तो एक बड़ा बढ़िया प्रश्न है, क्या है भाई, एक बार देखने दो। कहते हैं K2 है, PT है और Cl6 है। अब वही वाली बात हो गई कि आपको पता है कि ये पॉजिटिव, ये +2, इसे मान लो x, इसे मान लो -6, तो x बराबर आएगा +4। बिना निकाले बता सकते हो। खैर ठीक है, फर्स्ट कैटायन, तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुझसे तेज अपनी कॉपी में कर लिए रहे होगे। Cl को हम क्लोरो कहते हैं, सबसे पहले कितना है, 6 है, तो हम हेक्सा। अब हेक्सा क्या है, क्लोरो है। देखो भैया कहीं कहीं क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, कुछ बुक्स में क्लोराइडो लिखा होगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्लोरो और क्लोराइडो दोनों का मतलब एक ही होता है। और अब नेम ऑफ मेटल इन लैटिन, प्लेटिनम का नाम लैटिन में क्या होगा, प्लेटिनेट। क्या होगा भैया, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो प्लेटिनेट 4। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, इतना आसान कर दिया। अगर अब भी ना समझ में आए तब ये गलत बात है बेटा, ये गलत बात है ना। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, तो ये गलत बात हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है भैया, सारे बच्चे बता दो, जितने भी बच्चे देख रहे हो यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई संघर्ष, कोई तकलीफ़ अगर हो तो बता दो। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी, और मुझे लगता है कि अब आप मुझसे तेज़, है ना, मुझे लगता है कि अब आप मुझसे भी तेज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ और नोमेनक्लेचर लेते हैं भाई, है ना। क्या है, Ca है, यहाँ पे है हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये कहते हैं Ca2 है आई थिंक, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तो बेटा लाना ही पड़ेगा। Ca2 है, हाँ, हेक्सासाइनो, और यहाँ सॉरी नॉट हेक्सासाइनो, दिस इज़ आयरन और दिस इज़ Cn6। ये क्वेश्चंस बेटा 2016 में पूछा गया, सारे के सारे PYQs ही लाया हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो भैया फर्स्ट कैटायन, अब इसका नाम कैल्शियम ही रहेगा चाहे जितना आ जाए, और कैल्शियम पे 2+ होता है, ये एल्कली अर्थ मेटल होता है। अगर इस पे 2+, इस पे -6, तो इस पे आएगा +4। लेकिन ये याद रखना कि 2 कैल्शियम है तो 2 2 4 होगा, तो यहाँ 2 ही आएगा। तो कैल्शियम, और यहाँ 6 लिगेंड हैं, तो इसका नाम हेक्सा, और लिगेंड्स का नाम क्या है, साइनो। कैल्शियम हेक्सा साइनो, और इसका नाम लिखेंगे भैया फेर्रेट। क्या लिखेंगे, फेर्रेट। और प्यारे बच्चों 2 फेर्रेट सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं सर। आप पढ़ाएं और समझ में ना आए ये तो गलत बात है। तो इसी प्रकार बेटा मजबूती से लगे रहना। और एक बात निश्चित है, वो सुने हो ना कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये UP MSP और ये CBSE.NIC का जो सिलेबस है, इसकी कितनी हैसियत होगी अगर आप ठान ही लो कि मुझे 100% करके आना है बेटा। और यूं ही कोई टॉपर नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है जनाब। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, आप अगर ध्यान से पढ़ते गए, बच्चे स्टार्टिंग में जितने भी मेरे सेशंस होते हैं वो हमसे एक बात कहते हैं, सर आप बड़ा धीरे चल रहे हैं, आप बड़ा धीरे चल रहे हैं। मैं कहता हूँ भैया तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो कि क्या तुम जितना मैंने पढ़ाया उतना सफल हो, उतना समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो मेरे धीरे चलने से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये हमारे कुछ प्रश्न और हो गए, और कुछ और प्रश्न लेते हैं भाई, इतने में थोड़ी ना होगा, अभी तो बहुत सिंपल सर ने कराया। तो भैया चलो, ये हमारे पास एक क्वेश्चंस बैंक है, और इस क्वेश्चंस UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्पेसिफाइड है। इस क्वेश्चंस बैंक से भी कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। देखो मेरा हमेशा एक मानना है बेटा कि प्रश्न कहीं से भी हो तुम्हारा स्टैंडर्ड में बढ़ा दूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें पूछे गए हैं कुछ, वो भी करा दूँ। ये देखो बड़ा प्यारा एक प्रश्न है, K3 है, अच्छा, और क्या है भाई, CO है, कोबाल्ट की बात हो रही है, कार्बोनिल मत समझ लेना। और क्या है बेटा, K3 है, CO है, NO3,
और होल 6 है। और ये क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ठीक है भाई, कब पूछा गया है? 2016 में, यही है ना? बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, फिर से वही बात, इसको चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, वही लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं पोटेशियम। क्या लिखते हैं? पोटेशियम। फिर हम लिखते हैं हेक्सा। अब इसका हम नाइट्रो नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? नाइट्रो। क्या होता है भैया? नाइट्रो। और प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि इस पे -1 चार्ज होता है और इस पे +1 होता है। तो ये 6, ये +3 काउंटर बैलेंस, ये आएगा +3। कोबाल्ट को कोबाल्टेट कहते ही हैं। और ये देखो थर्ड। भैया मैंने आपसे कहा कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होगा कि लिगेंड्स का नाम क्या होगा, लिगेंड्स पे चार्ज क्या होगा। इसीलिए कहता हूं बेटा, ऑलवेज फोकस ऑन प्रैक्टिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सारे के सारे रिपीटेड करवा दे रहा हूं भाई, ये कहाँ से पूछेंगे। मैं कहता हूं ये कहाँ से पूछेंगे, और पूछ लें, इनकी जितनी हैसियत हो ये पूछ लें। अगला प्रश्न है K2 है, और यहाँ पे लिखा है Zn, और यहाँ पे लिखा है OH का होल 4। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बेटा, ये कब पूछा गया है? K2H का, ये 2019 में, 2019 में ये पूछा गया है। ये पूछा गया है, हाँ बिल्कुल, 2019 में ये पूछा गया है, बिल्कुल। तो भैया सबसे पहले ये कौन सा लिगेंड है? ये हाइड्रॉक्सो है, अगर आपको याद होगा ये हाइड्रॉक्सो है। और हाइड्रॉक्सो पे -1 चार्ज होता है। अब इस पे +2 आ गया, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1, 2 पोटेशियम पे +2, ये -4 आ गया, तो ये +2 ही होगा। तो चलिए लिखते हैं इसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले लिखते हैं पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्सो, है ना भाई? हाँ, और जिंकेट, और ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो बता दो मुझे मेरे जिगर के टुकड़ों कि क्या कहीं कोई तकलीफ, कोई कसर अगर बची हो इस कंसेप्ट में, तो भाई मुझसे बताओ। मैं तो हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आने दो, और आनी भी नहीं चाहिए यार, इतनी शिद्दत से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अगर मैं तुमको 10 क्वेश्चंस दे दूँ तो क्या तुम कर पाओगे? रुको, कुछ और करा दो। क्वेश्चन नंबर 8 मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सारे PYQs करा दूँ, जिससे तुम ये ना कह पाओ सर बोर्ड में जो पूछता है वो कराइए। कहीं ऐसा तो नहीं आप सरल सरल करा रहे हो? क्योंकि आप लोगों की भैया सोच ही है, आप कुछ भी सोच सकते हो, सरल है नहीं। आप गूगल केमिस्ट्री से पढ़ रहे हो इसलिए सरल है। और नहीं तो बता दो कि जब तक यहाँ नहीं पढ़े थे कितने बच्चों को ये चीज़ें आ रही थी। अगर आ रही थी तो भैया आप बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही थी बेटा तो जो चीज़ सीखो उसके लिए कृतज्ञता ज़रूर प्रेषित करो। ये क्वेश्चंस कब पूछा गया है भाई? 1 मिनट। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, 2018 में। और आंसर कभी क्वेश्चन बैंक से मत निकालना, हो सकता सही भी हो सकता गलत भी हो। देखो भैया सबसे पहले सोडियम लिखोगे। क्या लिखोगे? सोडियम। अब 3 है 4, इससे क्या ही मतलब। अब उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड्स, हेक्सा। लिगेंड्स का नाम क्या है? नाइट्रो। कितना चार्ज होता है? कहाँ गया क्वेश्चंस? कहाँ गया भाई? प्रश्न ही कहाँ गया? ये है, ठीक है ना? अब क्रोमेट, क्रोमियम का क्या नाम है भैया? क्रोमेट लैटिन में। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यहाँ +3 क्योंकि +1 होता है, यहाँ -6 तो यहाँ आएगा +3। अब क्रोमेट के बाद थर्ड। अब मुझे बता दो कि कहाँ तुमको कोई कसर दिख रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। मैंने बड़ी आसानी से ये भी कंसेप्ट आपको सॉल्व करवा दिया। एक और प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, और ये क्वेश्चंस भी बेहद बेहतर है। ये कहते हैं हमारे पास क्या है भाई, थोड़ा बदल बदल के ले लेना, नहीं तो हो सकता है तुमको लगता हो सर जानबूझ के आसान करवा रहे हैं। K2 है, Hg है, I4 है। ये क्वेश्चन 2014 और 2015 में पूछा गया है, 2014 एंड 2015 में। सबसे पहले पोटेशियम लिखते हैं, क्योंकि आपको बताया ही कि कुछ भी हो फर्स्ट कैटायन देन एनायन।
तो पोटेशियम, अब ये 4 है तो टेट्रा भी हमको लिखना होगा, और आयोडीन है तो आयोडीन का लिगेंड में नाम होता है आइडो, पोटेशियम टेट्रा आइडो। इस पे -1, इस पे +2, तो इस पे +2, और ये क्या है, मरकरी है। 1 मिनट मुझे देखने दो, क्या यही है? हाँ बिल्कुल, ये हमारा मरकरी है प्यारे बच्चों। क्या है? ये हमारा मरकरी है। तो सबसे पहले तो मरकरी का जो हमने लैटिन नेम बोला था वो वहाँ नहीं लिखा है, तो यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, मर्क्यूरेट। क्या होता है? मर्क्यूरेट, और यहाँ सेकेंड। मैंने कहा ना कि जो कंसेप्ट छूट भी गए होंगे वो मैं क्वेश्चंस में कवर करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्लियर हो गया, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और आप ये बहुत आसानी से देख रहे होंगे, हमने सारे के सारे PYQs ही लाया है, कहीं भी इधर उधर के कोई क्वेश्चंस नहीं लाए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है सोडियम, यहाँ पे लिखा है Ag, यहाँ पे लिखा है Cn, और यहाँ पे लिखा है, भाई क्या लिखा है, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा है होल ट्वाइज। जनाब ये जो क्वेश्चंस है 2019 और 2020, मतलब देख रहे हो ना एकदम हर एक प्रश्न। लेकिन याद रखना, अभी तुमने एक वैरायटी सीखी है, तुमने सब कुछ नहीं सीख लिया, तुमने जंग नहीं जीत लिया, अभी तुमने केवल शुरुआत की है बेटा, जिसका नाम है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो चलिए भैया, सबसे पहले फिर से वही बात, सोडियम, फिर यहाँ डाई, फिर यहाँ साइनो, फिर यहाँ अर्जेंटेट, अब तो तुम सीख गए होगे, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1, यहाँ -2, यहाँ +1 फर्स्ट। तो बेटा ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको मैंने आपके साथ करवा दिए, और अब मैं आपको इस सेशन के बाद शाम तक एक सीट भी अपडेट कर दूंगा कुछ और क्वेश्चंस की। उस सीट में से आपका काम क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। उस सीट में से आपका काम ये है कि आपको क्वेश्चंस छांटना है कि एनायनिक है, और जितने उसमें एनायनिक मिलेंगे उस सीट में उसका सॉल्व वहाँ पे दिया है, आप देख लीजिएगा। और मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि अब केटायनिक और न्यूट्रल कल के सेशन में लाऊं, और उसके बाद जितने कॉम्प्लेक्स हैं सबको मिक्स कराऊं, और फिर PYQs फिर से कराऊं। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना कि मैं पढ़ाते टाइम ही बोल देता हूं कि क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, इसको छोड़ना मत, इसको बिना सीखे आप पूरे में पूरा नहीं पा पाओगे। इसलिए सारे बच्चों से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि भैया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर जरूर सीख लेना। और आप जिस भी बच्चे को ये कठिन लगता है उससे कहो कि सोमेश सिंह केमिस्ट्री के फोकस बेस 3.0 को ज्वाइन करें। पूरी केमिस्ट्री आसान करने का चैलेंज करता हूँ बेटा, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से कंटेंट को मैं आसान करता हूँ। मेरे सेशन थोड़ा लेट आते हैं, इसका एक रीज़न ये भी है कि मैं एनालिसिस करके चीज़ों को और ईजी डिलीवर्ड करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मुझे टाइम लगते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि वो कुल्हाड़ी की धार एक बार में काट देती है पेड़ को, पर ये तो वही समझता है जो उस कुल्हाड़ी की धार बनाया है। तो ये आपको लगता होगा बहुत आसान है, पर एक्चुअल में इसको लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे मेरे पास तो फ़ोन आते हैं, सर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सिखा दीजिए। और मैं कहता हूँ कि मैं तुमको सिखा सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ शिद्दत से आधे घंटे 1 घंटे बैठने की कैपेसिटी रखते हो। तो मैं एक सीट अपडेट कर दूंगा शाम तक बैच में ही, उसको आप लोग देखिएगा, उसमें एनायनिक जितने हैं सॉल्व करिएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैट सेक्शन में ऐप के आके एक प्यारा सा मैसेज डाल देना बेटा, क्योंकि आपके उम्मीदों से, आपके हौसलों से, आपके विश्वास से ही गूगल केमिस्ट्री परिवार चलता है। और जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह जा रही हैं उसको हम और इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में ले आएंगे हम केटायनिक और न्यूट्रल। थोड़ा सा गला ख़राब है, तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन बेटा आपका प्यार, आपका सपोर्ट और मेरा डेडिकेशन कभी कम नहीं होगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।